हाँ देखिए, ये इसका आंसर आया क्या? बोलता है कि पॉलिथीन पीस रब्ड विथ क्या? ऊल। पॉलिथीन को आपने ऊल के ऊपर रगड़ा है, इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ कितना? हाँ, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम ना। तो ये बताइए किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है उतना? पॉलिथीन पीस के ऊपर आया होगा। अरे इसी के बारे में ना बोला जा रहा है। तो जो चार्ज डेवलप हुआ है वो हुआ है -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। हालांकि यहाँ दिख रहा होगा 3 इंटू 10⁻⁷, लेकिन बोला है ना कि नेगेटिव चार्ज है ये, तो इसीलिए हम अपने से सामने माइनस लगा लेंगे। बोलता है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड फ्रॉम विच टू विच। अब आप बताइए कि अगर ये पॉलिथीन है और ये क्या है, मान लो ऊल का बना हुआ कोई कपड़ा है कि नहीं, और इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या आया होगा? पॉजिटिव चार्ज आया होगा, है ना। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में से किस में हुआ होगा। पहले फ्रॉम विच टू विच बता दो, इसमें से इसमें हुआ होगा, तब ना इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन गया होगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हुआ। अब मान लो बाबू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर्ड हुए हैं वो कितने हैं? n है ना। तो हम जानते हैं q बराबर होता है Ne। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे q बराबर कितना? -Ne का है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव ना है। अब चलिए q की जगह पे रखा जाए। अच्छा यहाँ से देख लीजिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ q बाई ई ना होगा, माइनस साइन को हम इधर लेके जा सकते हैं। तो माइनस और q की जगह पे लिखेंगे -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। अरे हो जाएगा। तो लगभग में आंसर कितना आ रहा है आप बता दीजिए। अच्छा एग्जैक्ट आ रहा है कि लगभग आ रहा है? पहले एग्जैक्ट बताइए कितना आ रहा है, एग्जैक्ट कितना आ रहा है। हाँ, इस डेसिमल को जैसे तुम ऊपर लेके जाओगे 30 डिवाइडेड बाई 16 होगा, तो कुछ काच कटेगा छटेगा और कुछ होगा जो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻19 बनेगा, और 10⁻19 में से 10⁻7 गया तो बचेगा 10⁻13, सॉरी 12 बचेगा। हाँ ठीक है, तो मिला जुला के बताओ लगभग आंसर कितना आ रहा है? 1.875 इतना आ रहा है ना। और इंटू 10⁻⁻12 कहां से आएगा रे? ये ऊपर जाकर 10⁻19 ना बनेगा, तो 10⁻12 आना चाहिए। और राउंड फिगर में शायद आंसर दिया हुआ है क्या? आंसर राउंड फिगर में दिया हुआ है, यानी 2 इंटू 10⁻12 इतना ना। तो बाबू 2 इंटू 10⁻12 का मतलब हुआ 2000 अरब, 2000 बिलियन। इतना मतलब हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया होगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप एक चीज को दूसरे चीज के ऊपर रब करते हैं, बोलिए, तो इतना चार्ज ऑब्वियसली आ सकता है। ये कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, ये माइक्रोकूलम से भी छोटा है। अरे बोलो ना। लेकिन इतने छोटे से चार्ज में भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो अरबों खरबों में होता है। आप देख लीजिए 2000 अरब लिखा हुआ है ये, बोलिए ना। ठीक है, अगले पार्ट में कहता है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। क्या ऊल से पॉलीथीन में कुछ मास का भी ट्रांसफर हुआ है? हुआ है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। आंसर क्या होगा? यस। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए कितने मास का ट्रांसफर हुआ है, बोलो ना। तो वो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका ट्रांसफर हुआ है वो लिख लेंगे, और बाबू एक इलेक्ट्रॉन का मास लिख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका ट्रांसफर हुआ है वो है, वहां लगभग में चलेगा 2 इंटू 10⁻ कितना? 12। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और इतना केजी ना बाबू। अब देखो इसका भी आंसर राउंड फिगर में तुम देखोगे तो 2 इंटू समथिंग दिया होगा, जबकि आप भी जानते हैं कि 9 दूनी कितना होगा? 18 ना होगा। मतलब ये आना चाहिए समथिंग 18.2 इंटू, और ये 10⁻31 और ये 10⁻12 है। तो बताइए इसमें से इसको घटा के कितना आ रहा है? 10⁻⁻19 आएगा। तो 10⁻⁻19 और हो जाएगा केजी। राउंड फिगर में 18 को हम लोग लगभग 20 मान सकते हैं, बोलिए। और उस 20 का एक जीरो हम इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻, अरे इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁻⁻,
18 बन जाएगा। तो लगभग में हम कह सकते हैं कि ये है 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -18 kg। तो बताइए ये कैसा मास है? क्या ये ऐसा मास है जिसके ट्रांसफर होने से हमको महसूस हो कि उल जो है हल्का हो गया, पॉलीथीन भारी हो गया, ऐसा लगेगा क्या? ना। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ट्रांसफर तो होगा, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, जिसको हम नाम मात्र का बोलेंगे। ना भी बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? ठीक है। तो एनसीईआरटी इस क्वेश्चन के जरिए बस आपको कुछ बातें फील कराना चाहता है कि छोटा मोटा चार्ज भी अगर डेवलप होता है तो अच्छे खासे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, लेकिन उससे मास पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोबारा नहीं ना समझना है, ठीक है? हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है 2022 में। ठीक है, कहते हैं ऑब्जेक्ट है चार्ज कितना, 1 कूलम। अच्छा, सबसे पहले मैं देखूं कि आपकी तैयारी कैसी है, हैं? कौन है जो अपने से बोलना चाहता है कि सर हमसे पूछिए, हम बताएंगे आप जो भी पूछना चाह रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है ना? क्या बात करते हो यार? तुम ये इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोला जाए, कौन ये होता है कॉन्फिडेंस? अच्छा, एक आदमी है बस, तुमसे भी मैं पूछ लूं? अच्छा ठीक है, 3 आदमी है। मैंने इन 3 लोगों को ऐसा लग रहा है कि कल के टेस्ट में उनका 100 में 100 आ जाएगा, है? कल टेस्ट है। चलो तुम बताओ, हाँ, कि 1 कूलम चार्ज हमको क्रिएट करना है, कितना करना है? 1 कूलम चार्ज हमको क्रिएट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें से तो खड़े हो जाओ। हाँ, इसमें से नहीं रुको ना, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ये बता दो। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये हम लोगों ने डिराइव किया था, और जहां ये क्वेश्चन था उसके नीचे मैंने लिखा है रिमेंबर दिस रिजल्ट। इस चीज को आप याद रखिए कि 1 कूलम चार्ज क्रिएट करना है तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। बोलिए, बैठिए बैठिए, तुम बताओ। हाँ, मास्क, हाँ ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? अच्छा, तुम बोल रही हो क्या? ऐसे मुंह हिलेगा तब ना पता चलेगा कि बोल भी रही हो कि नहीं। चलो बोलो। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। लेकिन प्लस में कि माइनस में? इलेक्ट्रॉन बोला तो यह है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि दोनों अलग अलग चीज है? ये है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनको निकालने से 1 कूलम चार्ज क्रिएट होता है। क्लियर? हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ ना होगा, हाँ कितना? 1 कूलम, गेन्स कितना? 5 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात बताइए, इस ऑब्जेक्ट के पास पहले से 1 कूलम चार्ज था? 1 कूलम चार्ज पहले से था, और हमने कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया। और कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए नंबर में बताइए, वो कितने हैं? तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल दिए। अब आपको बताना है कि इस पर नेट चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो मान लो बाबू कि ये इलेक्ट्रॉन डालने से इस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो Q बराबर -n ही ना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आप डाल रहे हैं, नहीं अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको हम नेट चार्ज में कंसीडर करेंगे। अरे यार, पहले ये बताओ कि ये डालने से कुछ चार्ज तो आएगा ना, तो वो चार्ज पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? वो चार्ज नेगेटिव में आएगा, इलेक्ट्रॉन के डालने से नेगेटिव में चार्ज आता है। वेरी गुड, तो कितना चार्ज आएगा ये बता दीजिए। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा -n की जगह 5 इंटू 10 टू दी पावर 18। अब बाबू E की जगह पे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। क्लियर? अब माइनस में आएगा 16 पचे 80, और डेसिमल है तो हटाइए, वो 8 बन जाएगा। 8 इंटू 10 टू दी पावर, बाबू ये 18 है तो -1 ना होगा, -1 कूलम। अब मिला जुला के 10 टू दी पावर -1 को हम लोग
मतलब हाँ, जब इसको देंगे तो ये 0.8 बन जाएगा, तो ये हो गया -0.8 कूलम। अब हमको चाहिए नेट चार्ज, कितना चाहिए? नेट चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट, नेट चार्ज ऑन दी, बोलिए ना, ऑब्जेक्ट, ऑन दी ऑब्जेक्ट, और उसको चलो कैपिटल क्यू से डिनोट कर लेते हैं। तो नेट चार्ज चाहिए तो क्या करेंगे, पहले वाला चार्ज प्लस जो हमने दिया है वो वाला चार्ज, तो हमने तो नेगेटिव में ना दिया है, हाँ, तो -0.8 कूलम चार्ज, और मिला जुला के कितना होगा, तो ये हाँ, 1 कूलम में से 0.8 कूलम घटा रहे हो तो 0.2 कूलम ही ना मिलेगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा ना। तो इसमें भी आप ध्यान से देखें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज दोनों यूज हुआ है, बोलो। हाँ, तो सीबीएसई का क्वेश्चन 1 नंबर का भी रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। दोबारा समझें, पहले से कितना था इस पे, ये पहले से था, हमने कुछ और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन के देने से चीजें नेगेटिवली चार्ज ना होती हैं, तो अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना देख रहे हैं कि हमने कितना दिया है। तो हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne, और चूंकि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसीलिए हम यूज करेंगे Q बराबर -Ne। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, N इंटू -E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E, है कि नहीं। तो इसको कैलकुलेट करिएगा, N तो दिया ही हुआ है, E की वैल्यू आपको पता है, तो इतना आ गया। अब टोटल चार्ज चाहिए, तो पहले से जो था उसको और आपने जो दिया है उसको ऐड कर दीजिएगा, आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, बना दोगे। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि जितना क्वेश्चन हमने किया है ना, मैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे ये वाला पूछूंगा तो 5 की जगह मैं 10 कर दूंगा, नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे नहीं बनता है तो या तो आपको ये समझ में नहीं आया है, बोलिए, ना तो आपने ट्राई किया ही नहीं है इसको। When a soap bubble is given an electric charge, soap bubble समझते हैं वो, हाँ, अरे मेला में नहीं मिलता, ऐसे फूका जाता है तो बुलबुला सब निकल के उड़ता है, सोप बबल होता है वो। तो उसको हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, क्या कर दिया, तब बबल है तो अंदर से खोखला होता है, तो जो भी नेगेटिव चार्ज दोगे मजबूरी है कि वो कहाँ रहेगा, सरफेस पर ना रहेगा, आउटसाइड इनसाइड नहीं बोलेंगे लेकिन सरफेस पर ही रहेगा, बोलिए। अंदर थोड़े कुछ, अंदर तो हवा है, बाहर भी हवा है। तो नेगेटिव चार्ज मिलने से क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, एक्सपेंड करने का मतलब ये फैलेगा, इसके साइज पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये सिकुड़ेगा कि फैलेगा ये डिपेंड करेगा कि हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है कि नेगेटिव चार्ज दिया है। अच्छा, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज नहीं ना बोला है, ये बोला है हमने इसको चार्ज दिया है। ओ, तब मैंने हम नेगेटिव भी दे सकते हैं और हम चाहें तो पॉजिटिव, ये तब हमारे ऊपर छोड़ दिया है, हमको लगा नेगेटिव लिखा है। हाँ, तो सिकुड़ेगा कि फैलेगा डिपेंड्स अपॉन कि पॉजिटिव चार्ज दिया है कि नेगेटिव चार्ज दिया है, एक्सपेंड ही करेगा। अब जानते हो ये, हाँ ठीक है, देखिए, हाँ बोलिए, इसका सही आंसर है कि अगर एक सोप बबल को आप चार्ज देते हैं, नो मैटर कि आप नेगेटिव चार्ज देते हैं कि आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ये हमेशा फैलेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर दूर जाना चाहेगा, और दूर दूर जाने के लिए फैलेगा ही ना। और पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा का मतलब फैलेगा। इसका सही आंसर है इट एक्सपेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि मेटल स्फीयर कैरीज अ नेट चार्ज कितना। हाँ, हालांकि थोड़ा सा इसमें कुछ हमको लग रहा है गलती है कि बोल रहा है मेटल स्फीयर के पास पहले से नेगेटिव में चार्ज है, ये बोल रहा है। अब फिर कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी एडेड। अब पहले से इसमें नेगेटिव में चार्ज है और तुम कुछ और इलेक्ट्रॉन लाके डाल रहे हो, तो न्यूट्रल होगा कि उसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, न्यूट्रल किसी कीमत पे नहीं होगा। तो हमको सुधारने के लिए या तो यहाँ का माइनस साइन हटाना पड़ेगा, और ना तो बाबू यहाँ लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव्ड। जा जा जा, पहले से नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको उसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालना ना पड़ेगा, तब ना वो न्यूट्रल होगा। तो कोई बात नहीं है, चलिए ना हम इसी का नेगेटिव साइन हटा लेते हैं, गलती से आ गया होगा मे बी। और बोल रहा है कि हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन अब इसमें ऐड कर दें ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए ना। तो आप बताइए, उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करिएगा जितना इसमें से निकाला होगा आपने,
यानी कि इतना चार्ज क्रिएट करने के लिए कितना चार्ज 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए आपने जितना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा आप वापस से उतना ही डाल दीजिए, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और हम जानते हैं Q बराबर होता है क्या, N ही, तो फालतू क्वेश्चन था। N बराबर हो जाएगा Q बाई E। अब बाबू Q की जगह 6.4 इंटू 10⁻⁻19, ये तो देखिएगा समझ में आ रहा है, 1.6 का 4 गुना है ये। अब बाकी इधर 10⁻⁻19 तो है ही, तो इसका तो तो सब तो देख के बताना चाहिए कि आंसर क्या होने वाला है। कट गया, आई कितना बार में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2010 का क्वेश्चन है, और देखने में तुमको हाथी लग रहा होगा, लेकिन हाँ दम नहीं है इसमें। देखिएगा वो वाला हाथी है जो मैंने फोटो भेजा था जिसका, हाँ जो मर गया, ये वही वाला हाथी है, नचा के फेंक दोगे इसको। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। अच्छा, ये तो होमवर्क वाला है, तो पहले ही से पढ़े होगे। बोल रहे नॉन कंडक्टिंग वॉल है, तो दीवार कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, प्लास्टिक का दीवार होगा। ठीक है, इज गिवन अ नेगेटिव नेट चार्ज, तो दिख ही रहा होगा कुछ नेगेटिव चार्ज उसको दिया गया है। नेक्स्ट मतलब उसके बगल में अ शीट ऑफ वेरी फ्लेक्सिबल रबर, वो फ्लेक्सिबल रबर का एक शीट यहाँ लटका हुआ है विथ जीरो नेट चार्ज, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है, और जिस पर चार्ज नहीं होता है वो न्यूट्रल होता है। बहुत बढ़िया, तो ये चार्ज है लेकिन ये न्यूट्रल है। बहुत अच्छा। कह रहा है सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग नियर टू द चार्ज वॉल सोन बिलो द रबर शीट विल, बताइए रबर शीट के साथ क्या होगा। यू हैव 5 ऑप्शंस। नॉट बी अफेक्टेड बाय द चार्ज ऑन द वॉल सिंस रबर इज एन इंसुलेटर, चूंकि रबर इंसुलेटर है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलिए क्या ये सही है, क्या बात करते हो। ऐसा करने से बोलो, जब ये कंघी नेगेटिवली चार्ज होता था तो क्या वो कागज के टुकड़ों को खींच नहीं लेता था क्या, तो क्या कागज के टुकड़े इंसुलेटर नहीं थे, तो इसका मतलब हुआ कि ये जवाब गलत है। एक्चुअली इसका सही जवाब हमको पता है, पहले वो सोच लीजिए कि सही जवाब होगा क्या। एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये चीज कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, ये इसको हमेशा अट्रैक्ट करेगा। और हमने ये भी देखा था कि ये इसके हर एटम को पोलराइज करेगा। याद है पहले का सिचुएशन ऐसा होगा, लेकिन चार्ज ऑब्जेक्ट सामने रख दोगे कोई तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा। तो पहले ये इसके हर एटम को क्या करेगा, पोलराइज करेगा, और उसके बाद अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा टाइप का नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, इसकी तरफ घूम नहीं जाएगा। तो इसी जवाब की हम तलाश में हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शन में वो जवाब मिलेगा। नॉट बी अफेक्टेड पहले ही गलत कर देंगे हम इसको, अफेक्ट तो पड़ेगा उस पर। बाय द चार्ज वॉल बिकॉज द रबर शीट हैज जीरो नेट चार्ज, ये कहना चाह रहा है इस पर इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। क्या बात करते हो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे भी असर पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए, बेंड अवे फ्रॉम द वॉल ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द रबर एंड, जो भी बोल रहा हो, इतना तो हम जानते हैं कि रिपल्सन तो नहीं होता है। चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, रिपल्सन हो गया तो वो न्यूट्रल कभी रहेगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बेंड अवे फ्रॉम द वॉल, इतना ही पढ़ के हम लोग इसको गलत कर दें, तो चलिए अवे तो जाएगा नहीं। बेंड टुवर्ड्स द वॉल ड्यू टू दी क्या, पोलराइजेशन ऑफ रबर मॉलिक्यूल्स बाय चार्ज वॉल, एकदम सबसे खूबसूरत आंसर यही है, ई। ठीक है, चलिए, ये नीट ने पूछा 2019 में, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड कितना माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस क्यू, और बाबू यहाँ पर माइनस क्यू, वेरी गुड। आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, और डिस्टेंस नहीं दिया तो हम अपने से मान लेते हैं आर। ठीक है, जो चीज ना दिया रहे उसकी जरूरत पड़े तो हम अपने से मान लिया करते हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज कितना, एफ, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ। तो प्रत्युष बता देगा, तो सही बता रहा हूं, मेरा टीचर बनना सफल हो जाएगा कि ये इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मेरे जीवन की सफलता तुम्हारे हाथों में है। किधर,
दाएं तरफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाएं तरफ? अच्छा इधर इधर, हाँ राइट साइड, यू नो, अच्छा इधर जाएगा। मतलब ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, मतलब ये इसको खींच, अच्छा पहले ही बताओ, छोड़ो हटाओ, ये इसको खींचेगा कि धक्का देगा? धक्का देगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो ये इसको धक्का देगा, हैं? अपोजिट नेचर के चार्ज को धक्का दिया जाता है, खींचेगा ना? कोई बात नहीं, थोड़ा देर से ही सफल हुए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो बैठो। क्या करेगा ये इसको? अरे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना, तो अब इतना यार तुम लोग मत किया करो, दुखी कर देते हो। और फोर्स बोल रहा है कि कितना है, एफ है। अब बोल रहा है कि इफ 25% चार्ज ऑफ क्या, ए, अच्छा तो इसका 25%, हाँ ए, इसी को ना ए बोल रहा है, इसको बी बोल रहा है, ठीक है। 25% चार्ज इसमें से उठाए किसको दे दिया गया? उसको दे दिया गया। अब बताना है कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। ए बाबू, तो 25% का मतलब हुआ क्या? Q का 25%, हाँ, तो मैंने कहने का मतलब है, देखो ना, पहले इस पे कितना था, Q था, इसमें से घटा दो, निकाल दो कितना, तो Q का 25%। अब बाबू 25% का मतलब हुआ 1/4 का मतलब Q/4 घटाना है, और उतना ही इसको लाके तुम दे दो। नहीं समझे आप? देखिए पहले इसके पास कितना था, Q था, और इसके पास कितना था, -Q था। बोलिए बोलिए, हाँ, तो इसमें से 25% निकाल लेना है, का मतलब हुआ Q/4 घटा लेना है, और वो ले जाके इसको दे देना है, यानी इसमें Q/4 को जोड़ देना है। तो आप बताइए कि इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो 3Q/4। अब बाबू इसका कितना, अरे Q में से Q/4 घटाओगे तो प्लस में ही रहेगा 3Q/4, ये कितना होगा, माइनस, अच्छा ये भी वो 3Q/4 ही आ रहा है क्या, लेकिन माइनस में आ रहा है। अब बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वही रहेगा, डिस्टेंस पर तो असर नहीं पड़ा। अभी तो ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट ही ना करेंगे, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। और चलिए उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एफ डैश। तो एफ डैश कितना होगा, तो स्मार्ट वाला तरीका अप्लाई करें, बोलो ना, बताओ पुराना फोर्स कितना था, एफ था, तो वो लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए पहला चार्ज कितना हो गया है, 3/4 टाइम्स हो गया है, तो फोर्स भी 3/4 टाइम्स हो जाएगा। आप समझे नहीं? क्योंकि बाबू फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 भी होता है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 भी, तभी ना मिलाते हैं तो ये बनता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो पहला चार्ज जितने टाइम्स होगा, फोर्स भी उतने ही टाइम्स होगा। वो काहे के लिए वो मेथड और हम लोग अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? जो चीज देख के समझ में आ रहा है उसके लिए बिना मतलब का मेहनत करना है ना। और वैसे भी नीट वीट का सवाल है, समय बचाना भी हमको सीखना है कि नहीं? क्वेश्चन बन जाए, टाइम ही ना मिले तो फिर उसका भी फायदा नहीं है। तो पहला चार्ज 3/4 टाइम्स हुआ है, तो फोर्स भी 3 हाँ, तो पहले वाले फोर्स का वो 3/2। दूसरा चार्ज कितना हुआ है, दूसरा चार्ज भी 3/4 टाइम्स हो गया है, तो फिर ये भी 3/4 टाइम्स हो जाएगा। और डिस्टेंस पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, तो बस रहने दीजिए। इसका मतलब नया वाला फोर्स हो जाएगा 9F बटा कितना, 16। कोई ऑप्शन है क्या ये? और अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसे भी हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, F बराबर क्या लिखेंगे, KQ² डिवाइडेड बाई R²। अब बाबू बताओ F डैश बराबर क्या लिखेंगे, चलो इधर हटाते हैं हम लोग, F डैश क्या लिखेंगे, तो K और 3Q/4, अब फिर 3Q/4 ही ना आएगा। अच्छा एक और बात है, हम साइन कंसीडर करेंगे क्या? यहाँ पे Q और -Q है, लेकिन मैंने बस Q² लिख दिया, क्यों? क्योंकि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, और जब हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाबू Q1 की जगह पे इसको लिखो, Q2 की जगह पे भी उसी को ले, अरे तो स्क्वायर कर दो, और डिवाइडेड बाई R²। अब मिला जुला के देखो नहीं कितना हो गया, अरे 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 9/16। KQ² डिवाइडेड बाई
आप बताइए के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हम एफ नहीं लिख सकते हैं? तो कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा ही सही, 10 सेकंड ही सही, ज्यादा तो लगेगा ना, तो उतना भी हमको समय बचाना है। तो 9/16 इसकी जगह पे हम लोग लिखने जा रहे हैं एफ, तो ये हो जाएगा 9f/16, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये हमको लग रहा है गलती से रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन लास्ट डीपीएस में हो गया है। टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, याद करिए ए और बी, तो सिमिलरली इक्वली चार्ज का मतलब क्या हुआ, इस पर अगर क्यू है तो इस पे भी क्यू ही होगा, याद आया। रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ कितना, अरे किस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। देखिएगा बहुत कमाल का चीज आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। बोल रहा है कि थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर क्या, सी, ला के पहले सटाया जाता है किससे, ए से, और उसके बाद ले जाके मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया जाता है, याद आ रहा है। तो आप बताइए एकदम आइडेंटिकल स्फीयर है लेकिन अनचार्ज है, और जब आप इससे सटाइएगा तो चार्ज का बंटवारा आधा आधा होगा, तो इसमें रह जाएगा Q/2, मेरे हाथ वाले में भी कितना है Q/2, और उसको ले जाके इधर रखाना है। तो बताओ अब नया फोटो जो बनेगा उसमें ए वही है जिस पर चार्ज हो गया अब Q/2, क्योंकि हमने ला के एक और दूसरा सटा दिया था इससे, और मेरे हाथ वाले में कितना है, इसमें भी है Q/2, लेकिन इस पर तो असर नहीं ना पड़ेगा, तो ये तो Q ही रहेगा। और सवाल ये था कि अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो एक काम करिए, इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए क्या, तो जाहिर सी बात ये वाला डिस्टेंस होगा R/2 और ये वाला भी होगा। अब ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कर चुके हैं हम लोग एक्चुअली। तो मैं कह रहा था कि ये Q/2 इसको रिपेल करेगा ना, बोलो बाबू, तो कुछ F1 फोर्स लगा के, तो ये Q इसको रिपेल करेगा, कुछ ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये कमजोर चार्ज है और ये ताकतवर चार्ज है। रहने छोड़ दो, रहने दो, ये कमजोर है तो कम फोर्स लगा के रिपेल करेगा, ये ताकतवर है ज्यादा फोर्स लगा के रिपेल करेगा। बोलिए, और याद है हमने लिखा था F net = कितना, F2 - F1। जब ऑपोजिट है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटाएंगे। अब रही बात यहाँ पर F कितना होगा, तो बाबू वो हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई क्या, R², Q1 Q2 Q² R²। और यहाँ पर बताइए F नेट कितना होगा, तो F2 इसने इस पर ना लगाया है, तो K Q/2 × Q डिवाइडेड बाई R/2 का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस F1 इसने इस पर ना लगाया है, तो K Q/2 × Q/2, अरे Q1 और Q2 दोनों कितना है, Q/2 और डिवाइडेड बाई बीच का सेपरेशन कितना है, R/2 का होल स्क्वायर। बोलिए, और आपको याद आ रहा होगा जब हमने इसको सॉल्व किया था तो पता चला था कि ये KQ² R² ही आया है। जा 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 कर लेना रे तुम सॉल्व, हाँ इतना ही आएगा का मतलब हुआ F ही आ गया है। और मैंने कहा था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक उतना ही फोर्स ये दोनों मिल के इस पे लगा रहे हैं, यानी आंसर होगा कितना, F, और F का मतलब वही हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। बताइए ये सवाल किसने पूछा है, CBSE बोर्ड ने पूछा है 2003 में।